दोस्तों, जो समाचार आ रहे हैं कि चीन की और ईरान की किसी प्रकार की 25 वर्ष की डील चलने की बात चल रही है, $400 बिलियन की, जिसके तहत चाइना 25 वर्ष में $400 बिलियन का निवेश करेगा, व्यापार करेगा ईरान के साथ। और एक और समाचार आ रहा है कि छाहबर बंदरगाह के से लेकर जो अफगानिस्तान तक जो 600 किलोमीटर की रेल जानी थी, जिसका काम भारत कर रहा था, शायद वह खटाई में पड़ जाएगी। और शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विदेश नीति में जब तक कोई चीज सरकारी स्रोतों से नहीं आए, चाहे ईरान के शासन की तरफ से आए या भारत सरकार की तरफ से नहीं आए, तब तक वो निश्चित नहीं होती। और वर्तमान की जो वैश्विक राजनीति हो रही है, उसमें दुनिया में ये कहूंगा कि पल पल बदलती दुनिया है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि मैं दो चीजों को क्लब क्यों कर रहा हूं। पहली चीज तो कि चाइना और ईरान के बीच में गोपनीय जो डील की बात चल रही है कि 25 वर्ष के अंदर जो $400 बिलियन का निवेश चीन ईरान में करेगा उसको, और इस रेल योजना को मैं इसलिए क्लब कर रहा हूं क्योंकि सब चीजें क्लब होकर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती हैं। कोई भी चीज एक पक्षीय नहीं होती, उसके बहुपक्ष होते हैं। और हम इसमें आज चर्चा करेंगे, हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, कि भारत को इसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, तात्कालिक क्या है, लॉन्ग टर्म का क्या है, मीडियम टर्म का क्या हो सकता है, दूसरे प्लेयर्स कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, इन सब चीजों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बात को संज्ञान में रखें कि शीत युद्ध द्वितीय शुरू हो चुका है। जो 1991 में खत्म हुआ था सोवियत संघ के फॉलआउट्स के बाद, वह वापस से 2020 में आकर शीत युद्ध का आरंभ हुआ है। प्लेयर्स कुछ हद तक बदले हैं। पहले वह यूएसएसआर और यूएसए के बीच था, अब यह चाइना और यूएसए एंड अलाइज के बीच है। अब आप ये देखेंगे कि 10-15 साल तक ये शीत युद्ध कम से कम चलेगा, और इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, चाइना के साथ भी, यूएस के साथ भी, और दोनों तरफ के जो अलाइज हैं उनके साथ भी, जिसको आप कह सकते हैं टिक टैक टो भी होगी और क्विड प्रो क्वो भी होगी। टिक टैक टो मतलब जैसे हम खेल खेलते हैं, वो 0 और X लगाने वाला, इसने ये किया तो उसने ये किया, इसने ये किया तो उसने वह किया। दूसरा क्विड प्रो क्वो, लेना देन, मैं ये लेता हूं, ये मैं ये देता हूं, तो मुझे ये दे। तो लेन देन वाली चीजें भी होती हुई दिखेंगी, आपको कॉन्स्टेंटली होती हुई दिखेंगी। जैसे हम पहले की जो पहली जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर थी, उसमें भी हमने देखा था कि क्विड को भी हो रहा था हर जगह, बार बार टिक टैक टो भी हो रहा था कि कोई कहां पर मिसाइल लगाता था तो कोई कहां लगाता था। रशिया ने जो थी वो मिसाइल क्राइसिस क्यूबा में क्रिएट कर दी थी, यूएस को टारगेट करते हुए मिसाइल लगाई थी, तो नेटो ने, अमेरिका के नेटो ने टर्की में लगा दी थी सोवियत संघ को टारगेट करते हुए। तो ये सब चीजें अब 10-15 वर्ष तक चलनी है, और इसके रिजल्ट्स जो आएंगे, विनिंग साइड जो होगा, उसको कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद आएंगे, तब प्रदर्शित होंगे। जिस प्रकार से जब कोल्ड वॉर 1 के बाद जो विनिंग अलायंस था, जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का था, उसको उसके नतीजे मिले। 3 दशक तक उन्होंने यूनिपोलर वर्ल्ड पर राज किया। अब जब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, अलग अलग ध्रुव हैं शक्ति के, अलग अलग केंद्र हैं, तो बहुत सारी चीजें होनी है। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि सबसे पहली बात तो कि चीन के कहने पर, चीन के दबाव में हो सकता है ईरान ने यह फैसला लिया हो। उसके पीछे ईरान बताता है कि भारत जो है वो विलंब कर रहा है प्रोजेक्ट में। अब भारत आर्थिक कारण की वजह से विलंब नहीं कर रहा। विलंब जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। हालांकि भारत की वजह से ही जो छाहबर की बंदरगाह है उसको सैंक्शन से बाहर अमेरिका ने रखा, क्योंकि इंडियन इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे और भारत
आज के समय में ये नहीं कहता कि अलाय बन चुका है, लेकिन हाँ अमेरिकन कैंप में है, मित्र देश है। हम आज भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट हैं, उसके नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन आज का नाम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट वो 60 के दशक का 70 के दशक का नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका है। उस समय परिस्थिति यह थी कि हमारे बॉर्डर पर कोई भी शीत युद्ध नहीं चल रहा था डायरेक्टली, क्योंकि एक तरफ यूएसए था जिसकी बॉर्डर हमसे कहीं नहीं लगती थी, दूसरा यूएसएसआर था जिसकी सीमाएं हमसे नहीं लगती थी। लेकिन अभी यह शीत युद्ध जो है ये चीन और यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य है, और चीन की हमसे बहुत लंबी सीमा लगती है, बहुप्रांतीय सीमा लगती है, तो हम पहले की तरह अब एक्ट नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि अभी हमने साउथ चाइना सी को लेके, इंडो पैसिफिक को लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रीटी साइन किए हैं, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया हमारी जो बेसिस है उसका उपयोग कर सकता है, हम उनकी कर सकते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड जो है, क्वाड में बायलेटरल एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, चाहे वो इंडिया जापान के बीच में हो, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में हो, या जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो, वह भी चाइना के लिए समस्या क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी कुछ करेगा, वो कर रहा है। अब इस पे ईरान जो है, देखिए जब भी कोल्ड वॉर होती है तो ऐसे छोटे देश जो आर्थिक तंगी के जाल में फंसे होते हैं, वे स्विंग स्टेट्स बन जाते हैं कि वे कभी इधर जा सकते हैं और कभी उधर जा सकते हैं। और आज की वर्तमान परिस्थिति आप देखें तो ईरान की जो स्थिति है वह बहुत खराब है, यहां तक कि उसको अपनी करेंसी को परिवर्तित करना पड़ा। जो ईरानियन रियाल है उसकी कीमत जो है $1 में वर्तमान में 42,000 ईरानियन रियाल आते हैं। अब 42,000 ईरानियन रियाल का मतलब समझिए कि आप सब्जी भाजी लेने भी यदि जा रहे हैं मार्केट में तो आपको बोरे भर के पैसे ले जाना होंगे। अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए ईरान ने नई करेंसी निकाली जिसका नाम रखा है तोमान। तोमान क्या है? तोमान कैलकुलेशंस को परिवर्तित करने के लिए है केवल। इसका मतलब यह है कि एक तोमान में 10,000 रियाल आएंगे और $1 में 42,000 रियाल आ रहे हैं। तो आप ईरान की स्थिति को आप समझ सकते हैं अमेरिकन सैंक्शंस के बाद क्या स्थिति बनी है। मैं वापस बार बार कह रहा हूं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है और जियोपॉलिटिक्स खूब चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है। अब जब ईरान के पास अपनी जनसंख्या को खिलाने पिलाने के लिए नहीं है तो ऐसे में यदि चाइना उसको लालाहित करता हो यह कह के कि 25 वर्ष तक हम आपके यहां $400 बिलियन का ट्रेड करेंगे, और ये ट्रेड बहु सेक्टर्स में है, इसमें बैंकिंग भी आ जाती है, इसमें दूसरे भी जो उसके संसाधन है वह भी आ जाते हैं, और बदले में ईरान से बहुत कम भाव में तेल लेगा चाइना। तो चाइना ईरान के संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग जो भी बोलते हैं आप वह कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ईरान की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं इसमें कि फिर भारत क्यों नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से चीन कर रहा है। देखिए भारत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारे लिए आज के समय ईरान से ज्यादा महत्वपूर्ण है यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्ती, क्योंकि हमको काउंटर करना है चाइना को जो हमारी सीमा पर बैठा है, जिससे हमारे स्कर्मिशेस भी हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह हो रहा है और एक दूसरे को शहमात का खेल चल रहा है। तो हम ईरान के लिए अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है उनको जियोपर्डाइज नहीं कर सकते। चाइना तो करेगा क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी ऑन ऑर्ड चल रहा है, इतना ऑन ऑर्ड चल रहा है यूएस के साथ कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस था जिससे उसका ट्रेड की फैसिलिटेशन हो रहा था उसको खत्म कर दिया। चाइना कह रहा है कि हम भी इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन का दौर चलता रहेगा। तो हम इसलिए नहीं कर सकते, हम अभी तेल सस्ते में भी नहीं ले सकते ईरान का, क्योंकि हमको यूएस सैंक्शन के चलते यूएस का सपोर्ट करना है। ईरान से हमारी दोस्ती है जो बनी रहेगी, वक्त आने पर ये संबंध भी ठीक होंगे। लेकिन चाइना अभी इस चीज का मिसयूज तो कर रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो रेल परियोजना है ईरान की, ईरान भारत के बीच, इसमें भी कोई रुकावट है तो वह चीन है। अब
इसका विरोध कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ट्रीटी ईरान की सरकार करना चाह रही है चीन के साथ, समझौता करना चाह रही है, ईरान में भी हो रहा है। यहां तक कि जो ईरान के एक्सट्रीम राइट विंग लीडर हैं महमूद अहमदीनिजाद पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं वहां के, और एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर बेस है उनकी, वे भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये अनइक्वल और सीक्रेटिव डील क्यों हो रही है। हालांकि ईरान की सरकार बोल रही है कि नहीं, अनइक्वल नहीं होगी, जो भी होगा हम उसको पार्लियामेंट में रखेंगे और पार्लियामेंट के थ्रू ही पास करवाएंगे। लेकिन जब राइट विंग की तरफ से भी ईरान में इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो समस्या है वहां पर भी, और इसकी मुखालफत भी हो रही है, क्योंकि ईरान के लोग भी भयभीत हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को, अफ्रीकन कंट्रीज को एक तरह से सरोगेटिव स्टेट बना दिया चीन ने खरीद कर अपने पैसे के बल पर, वो चाइना की पॉलिसी है। डूबते हुए स्टेट को आर्थिक रूप से वो अपनी चेकबुक के माध्यम से खरीदता है, उसकी जमीन का दुरुपयोग करता है, उसके संसाधनों का दुरुपयोग करता है, वो उसको अपने सैन्य उपयोग में भी लेता है। अब इसमें मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूएस की भी गलती है। यूएस की गलती यह है कि जितने स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, तो वो एक तरह से ईरान को चीन की गोद में धकेलने का काम है। तो लेकिन उसका विचार यूएस को करना है, यूएस की गवर्नमेंट को करना है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी सही जा रही है ना या नहीं जा रही है। हमको यह देखना है कि हमारी बॉर्डर्स कैसे सुरक्षित रहें, हम अलायंस में किसके साथ रहें, किस कैंप में रहें, जिससे हमको हमारे राष्ट्रहित का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो हमको अमेरिका दिखता है। तो आप ये मानकर चलें कि अभी 10-15 साल तक इसी प्रकार की कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी। कहीं फायदा मिलेगा अलायंसेस का, कहीं नुकसान होगा। फायदा मैं आपको बताऊं, कोरोना के चलते जब आर्थिक रूप से पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध। पहले गल्फ के स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्वेस्ट किए जियो में, बड़ी पूंजी लगाई। वह क्यों लगी? क्योंकि दोनों कंट्रीज के संबंध है। उसका लाभ फाइनली वो फोरेक्स जो आया वो तो भारत में ही आया है ना। फोरेक्स जो है वो जियो का नहीं है, फोरेक्स जो है वो भारत सरकार का है। यस, उससे जो बेनिफिट होगा उसमें टैक्सेशन का एक पार्ट भारत सरकार को जाएगा, और दूसरा जो होगा बेनिफिट का, प्रॉफिट का, वो जियो को और उस कंपनी को जाएगा। उसी प्रकार से कल गूगल ने जिस प्रकार से 7% का जियो का शेयर लिया है, वह भी अमेरिका और भारत के संबंधों के चलते होता है। और उसका परिणाम क्या रहा है कि गूगल जो भारत में जियो के साथ इन्वेस्ट कर रहा है वो 5G टेक्नोलॉजी के लिए कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि भारत से 5G टेक्नोलॉजी को दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट कर सके। और 5G विल बी अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। तो मैं कहता हूं ना कि कहीं इसका नुकसान होगा कोल्ड वॉर का, कहीं फायदा होगा। अल्टीमेटली जो फायदा होगा, जिस दिन, जिस साल में, जिस दशक में ये कोल्ड वॉर समाप्त होगी, जो विनिंग कैंप होगा उसको होगा। उसी प्रकार से जैसे कोल्ड वॉर 1 जब समाप्त हुई यूएसएसआर पे धराशायी होने से, तो वेस्टर्न पावर्स को यूनिपोलर वर्ल्ड 3 दशक तक मिला, ऐसा ही जो कैंप जीतेगा उसको मिलेगा। इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो राष्ट्र होते हैं उनकी जो आयु होती है वो 10-15 साल की नहीं होती, वो हजारों साल की होती है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि 10-15 साल का जो कार्यकाल है, जो समय अवधि है, बहुत छोटी समय अवधि है देशों के हिसाब से, और 10-15 साल तक ये कोल्ड वॉर चलेगी। इसमें कहीं भी लॉस होगा, कहीं गेन होगा। अल्टीमेटली जो नतीजा आएगा वह विनिंग साइड को मिलेगा, और हम अपेक्षा करते हैं कि विनिंग साइड हम ही होंगे। जय हिंद, जय भारत।